हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शुरू एकेडमी में। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 10th का जो हमने स्टैंडर्ड सैंपल पेपर का जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू किया था। कल हमने पार्ट 1 किया था, आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पिछले पार्ट में हमने 1 to 5 क्वेश्चन तक किया था, आज हम लोग 6 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, 6th क्वेश्चन देखिए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। सो what we have to solve, क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है इसकी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है, इसके रूट्स जो है इक्वल आए, ऐसे इस k की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि इस इक्वेशन के जो रूट्स आए वो कैसे आए, इक्वल रूट्स आए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमने एक चीज पढ़ी है, वो ये कि अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका जनरल फॉर्म ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जहां पर a को 0 नहीं होना है। ये वाली कंडीशन आप लोग को मालूम होगी, a इज नॉट इक्वल्स टू 0 क्यों होता है, क्योंकि अगर आपका ये 0 आ गया तो ये आपका पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा क्या, bx प्लस c, और ये कैसा हो जाएगा, आपका एक लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर मैं छोटी छोटी चीजें आपकी क्लियर साथ में करती जा रही हूँ ताकि आप लोगों का बेसिक्स भी अगर थोड़ा सा वीक है तो वो सही हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं सैंपल पेपर करा रही हूँ तो मैं आप लोग को डायरेक्ट सोल्यूशन लिखा दूं बस, वो तो कोई भी कर सकता है, बट थोड़ा सा समझाने की जरूरत तो हमेशा रहती है। तो आप लोग कैसे करोगे, क्योंकि ये एज इट इज सेम पेपर तो आपका आने नहीं वाला, क्वेश्चन थोड़े मतलब पैटर्न सेम रहेगा पर बदलेगा, तो आपको वो सॉल्व करना भी आना चाहिए। ओके, तो हम लोग बैक टू द क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा हो गया है तो मैं इसको मिटा देती हूँ। तो देखिए, अभी हमारे पास ये हमारा, अगर हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है और अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं अगर, तो हमने कल भी मैंने आप लोग को बताया था कि इनका जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए, अपन ने कल पढ़ा था। और इसके जो इनके जो प्रोडक्ट होते हैं अल्फा और बीटा के, वो क्या होता है, सी अपॉन ए। हम ऐसे लिखते हैं, कल हमने एक और इक्वेशन में ये किया था। ओके, तो सेम चीज हमको यहाँ पर भी अप्लाई करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया है वो क्या दिया है, 9x स्क्वायर प्लस 6kx प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये इक्वेशंस दी है। ठीक है, हमको क्या चाहिए, इक्वल रूट्स चाहिए। इक्वल रूट्स चाहिए तो हम लोग को इसका मतलब क्या, अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा है तो हमें कैसा चाहिए, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा चाहिए, है कि नहीं। रूट्स तो 2 ही आएंगे बट इक्वल रूट्स चाहिए, यानी कि हमें अल्फा और बीटा बराबर चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हम इस इक्वेशन में देखेंगे। इस इक्वेशन में अगर हम देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर एज इट इज लिख देते हैं पहले तो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस बी क्या है हमारे यहाँ पर 6k है ना, तो माइनस 6k, और ए क्या है हमारा 9। ठीक है, ये 3 से कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2k/3 है ना, 3 2 से 6, 3 3 से 9, ये हो गया। हम लोग को गिवन क्या है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा है, गिवन है हमको ये। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा गिवन है। इक्वल रूट्स बोला है ना, यानी अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा हमारे पास गिवन है। तो अल्फा प्लस अल्फा लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ माइनस 2k/3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका 2 अल्फा, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 2k/3। ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा आपके पास कितना आ गया, माइनस k/3। अल्फा आपके पास क्या आ गया, माइनस k/3। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, इसी तरीके से आपने सम का देख लिया। अब आपके पास एक और है, अल्फा बीटा कितना होता है आपका, सी अपॉन ए, जो आपके पास क्या हो जाएगा, सी देखिए, सी यहाँ पर क्या है, 4 है, और ए क्या है आपके पास 9 है। ठीक है, अब आप अल्फा बीटा को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा इंटू अल्फा लिख सकते हो, अल्फा इंटू अल्फा लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर आपका आ जाएगा 4/9, और जब आप इसका अंडर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये 2/3 प्लस माइनस 2/3 आ जाएगा आपका अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू आपकी क्या आ गई, प्लस माइनस 2/3 है ना, अपन ने इसका अंडर रूट लिया तो अपना क्या आ गया, प्लस माइनस 2/3। अब इस अल्फा की वैल्यू अपन को यहाँ पर पुट करनी है। ये इक्वेशन आ गया, ये इक्वेशन आ गया। अब अपन को अल्फा की वैल्यू 2/3 और माइनस 2/3 पुट करनी है। तो सबसे पहले अगर हम अल्फा की वैल्यू 2/3 पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारी जो अल्फा की वैल्यू है पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू, के अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मेरा आ जाएगा क्या, -3 अल्फा, है ना,
3 अल्फा यहाँ माइनस भी इधर चला जाएगा तो -3 अल्फा। अब इसमें मैं वैल्यू डालूंगी अल्फा की। सबसे पहले अल्फा इज इक्वल टू 2/3 डालेंगे तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, के की वैल्यू क्या आ जाएगी -3 अल्फा यानी 2/3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -2। के की वैल्यू हमारी क्या आ गई -2। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अल्फा की वैल्यू अब -2 प्लस -2/3 है तो 2/3, अब अल्फा की वैल्यू -2/3 तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, के इज इक्वल्स टू -3 अल्फा यानी -2/3। ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 2। तो अपनी के की वैल्यू एक -2 आई, एक कितनी आई +2। तो यहाँ पर क्या पूछा है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के द इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट्स। तो के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -2 और +2, -2 और +2। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, आप इस चीज को नोट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके ओके, now see the next question. Find roots of the equation x square plus 7x plus 10 is equals to 0. ठीक है, हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं, रूट्स निकालने हैं। तो मैं यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करूंगी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो हम लोग को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करना है, इसको दो नंबर्स में स्प्लिट करना है ताकि इसका जो प्रोडक्ट है, ठीक है, 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है ताकि इसका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आए, 10 के बराबर आए, सी के बराबर आए, है ना, a² + bx + c, सी के बराबर आए। और इसका जो सम है वो किसके बराबर आए, 7 के बराबर आए, 7 के बराबर आए। इस तरीके से हमें 2 उसमें स्प्लिट करना है। तो अगर मैं 7 को लिखूं इस तरीके से कि अगर मान लो मेरा सबसे पहले तो मैं 10 देखती हूँ, ऐसा क्या नंबर मैं 2 लूं जिसका प्रोडक्ट मेरा 10 है और सम मेरा 7 है। तो अगर मैं लूं 5 और 2 लूं, अगर मैं, तो अगर मैं 5 × 2 करती हूँ तो मेरा 10 आता है, 5 + 2 करती हूँ तो मेरा 7 आता है। तो मैं इस चीज को ले सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसको किस पे स्प्लिट करूंगी, 5 और 2 में स्प्लिट करूंगी, 5 और 2 में स्प्लिट करूंगी। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, x² + 5x + 2x + 10 इज इक्वल्स टू 0। फिर यहां पर हम x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन है इसीलिए x + 5। यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है हमारा, है ना, ये यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर 2 × 5 10 होता है तो 2 यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर x + 5। अगर आपको 2 × 5 नहीं आ रहा है तो भी आप लोग को मालूम है कि यहाँ पर जो अंदर ब्रैकेट में आती है वो चीजें सेम आती है। तो अगर पहले में अगर आपको x + 5 है तो यहाँ पर आप ऑलरेडी ऑटोमेटिकली यहाँ x + 5 रख के देख लीजिए और उसके हिसाब से बाहर टर्म लिख दो। ओके, और फिर चेक कर लो कि सही है कि नहीं। अगर ये ब्रैकेट के अंदर आपका दोनों डिफरेंट आ जाता है, इसका मतलब आपने कुछ गलती करी है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका x + 2 x + 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका ये क्या हुआ, x + 2 इंडिविजुअली आपका 0 होते हैं, ये है ना, x + 5 भी आपका 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका x इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा और x इज इक्वल्स टू -5 आ जाएगा। सो what are the roots, x is equals to -2 and x is equals to -5 are the roots of your equation। ठीक है, चाहिए तो आप इसको यहाँ पर रख के देख सकते हैं। अगर आप 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रख के देखिए, यहाँ पर -2 रखेंगे तो आप क्या आ जाएगा आपका, ये -2 का स्क्वायर + 7 - 2 + 10, ये कितना हो जाएगा आपका 4 - 14 + 10 -10 + 10 इज इक्वल्स टू 0। और यही 0 आपको यहाँ पर भी दिया है। सो -2 इज योर करेक्ट आंसर। और -5 को भी आप लोग यहाँ सिमिलरली पुट करके देखेंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आप सॉल्व कर लो और 30 सेकंड्स मुश्किल से लगता है, 15 सेकंड्स में आप ये भी देख सकते हो कि आपके आंसर अपना सही आया है कि नहीं आया। तो वहीं के वहीं आप श्योर पे हो जाएंगे कि हाँ ये पक्का मैंने आंसर सही किया है। ओके, चलिए, तो ये हो गया अपना 7th क्वेश्चन। अब अपन लोग इसका आगे का देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर 7th का ये और पार्ट है। ओके, ये और पार्ट है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फॉर व्हाट
values of a the quadratic equation 30ax² minus 6x plus 1 has no real roots। तो मैं आप लोग को पहले एक चीज बता दूं कि जो सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसमें ये क्वेश्चन लिखा है और इसका जो सोल्यूशन है उन लोगों ने 30 की जगह 3ax² से दिया हुआ है सोल्यूशन। आप लोग चाहिए तो चेक कर सकते हैं, 3ax² से उन्होंने दिया है, पर मैं यहाँ पर 30ax² लेके चलूंगी, जो उनके क्वेश्चन में प्रिंट हुआ है वही लेकर हम चलेंगे। ठीक है, अगर आप यहाँ वहां पर 3ax² होता है तो भी मेथड सब सेम ही रहेगा। ओके, तो ये हमको नो रियल रूट्स, हमें क्या करना है, ए की वैल्यू निकालनी है। जब इस तरीके से वैल्यू निकालनी कि ये जो इक्वेशन है इसके कोई रियल रूट्स ना हो। तो हमने छोटे क्लासेस में एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है तो इसके रूट्स मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी निकलता है और भी मेथड्स होते हैं। और एक और सबसे बेसिक मेथड तो ये रहता है, ये जो फॉर्मूला है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा है, ये रूट निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, और अंदर जो इसके लिखते हैं b² माइनस 4ac, जो रूट के अंदर है हम इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो ये b² माइनस 4ac की 3 कंडीशंस होती हैं, वो ये होती हैं कि अगर b² माइनस 4ac अंडर रूट नहीं, सिर्फ अंदर का जो है वैल्यू अगर पॉजिटिव आता है, यानी कि हमारे जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक उसके 2 रियल सोल्यूशंस आएंगे। ठीक है, अगर इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो 1 रियल सोल्यूशन आएंगे। 1 रियल सोल्यूशन का मतलब है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 सोल्यूशन तो आएंगे बट इक्वल होंगे, यानी 2 और 2 इस तरीके से, 3 और 3 इस तरीके से हमारे क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे। और जब नो रियल सोल्यूशन होता है तो क्या होता है, लेस देन 0, यानी इस अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव चीज हो जाती है तो वो कैसा हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, फिर वो रियल नहीं होता, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो वही हमें दिया है कि हमारा रियल रूट्स नहीं है तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब हमारा b² माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 है। ठीक है, तो हमारा ये वाला कंडीशन हम यहाँ पर यूज करेंगे, b² माइनस 4ac। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम abc निकाल लेंगे। abc, अगर आप लोग इससे कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे, अगर हमारा a दिया है तो आपका a यहाँ पर क्या है, ये अलग अलग है, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ 30a। ये a अलग है, ये a अलग है। ये a कौन सा है, यहाँ से मैंने कंपेयर किया, ax² प्लस bx प्लस c वाले से मैंने कंपेयर किया तो ये 30a है। b हमारा क्या है, -6 है, और c हमारा क्या है, 1 है। ओके, तो यहाँ पर हम b² माइनस 4ac जब करेंगे तो b² क्या है हमारा, -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4ac। ठीक है, इज लेस देन 0, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 36 माइनस 30 इंटू 4 इज 120a इज लेस देन 0। ओके, अब 120 उधर अगर मेरा जाएगा, 36 इज लेस देन 120a। ओके, ये वहां जाएगा, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, 12 से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, है कि नहीं। तो ये 12 3 हो जाएगा और ये 12 10 हो जाएगा, है कि नहीं। ये 12 3 36 है, आप इसको मतलब मैंने डिवाइड किया और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये a हमारा क्या आ जाएगा, a को मैं इस तरफ लेके जा रही हूँ तो a क्या हो जाएगा मेरा, इस तरफ लेके जा रही हूँ इन द सेंस मैंने इसको उल्टा लिखा है और कुछ नहीं। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारा 3/10। a हमारा क्या आ जाएगा, 3/10। a हमारा 3/10 से बड़ा होगा, 3/10 से बड़ा होगा, है कि नहीं। a इज ग्रेटर देन 3/10, यानी 3/10 से बड़े होंगे वैल्यूज a के। उन वैल्यूज, अगर a की वैल्यूज हम 3/10 से बड़ी रखेंगे तो हमारा ये जो इक्वेशन है इसके रियल सॉल्यूशंस नहीं आएंगे, रियल रूट्स नहीं आएंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो वैल्यूज ऑफ a ग्रेटर देन 3/10, ऑल वैल्यूज ऑफ a ग्रेटर देन 3/10 के लिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रियल रूट्स नहीं होंगे। ओके, तो ये था हमारा 30ax² रख के। अगर आप सीबीएसई के उसमें सोल्यूशन में देखेंगे तो इन लोगों ने 3ax² यहाँ पर रख के करा है, 3ax² है उनके उसमें, तो वहां से भी आपका सेम मेथड है और कुछ भी अलग नहीं है। ओके, तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। इसमें इंटरनल चॉइस था, अपन ने फर्स्ट पार्ट भी कर लिया और पार्ट पर ये वाला भी कर लिया। आपको इन दोनों में से इंटरनल चॉइस है, यानी कोई सा भी एक अटेम्प्ट करना है अगर एग्जाम में आएगा तो। ठीक है, तो ये 7th क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे 8th क्वेश्चन की तरफ। ओके, देखिए अब 8th क्वेश्चन देखिए, इफ PQ इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। तो हमें ये फिगर दिया है, यहाँ पर हमारे PQ का लेंथ दिया है 28 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले इस फिगर में अपन लोग ये देखेंगे कि टैंजेंट्स कितने कितने दिए हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं टैंजेंट्स की। ठीक है, कौन कौन से टैंजेंट्स दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए
क्यू में पी क्यू एक टेंजेंट है, पी क्यू एक टेंजेंट है, तो हाँ है। फिर एक टेंजेंट है पी से टी, पी टी एक टेंजेंट है। फिर कौन सा टेंजेंट है, एक एल एम, यहां से भी एक टेंजेंट, इस पॉइंट से भी एक टेंजेंट है, तो एल क्यू एक टेंजेंट है। फिर कौन कौन से टेंजेंट है, एम टी एक टेंजेंट है, एम टी एक टेंजेंट है, और एक एल एम टेंजेंट है। ये हमारे टेंजेंट्स की बात हो गई, ठीक है। ये फिर सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि अपन को प्रोसीड कैसे करना। सबसे पहले हमने टेंजेंट्स निकाल दिए, ओके। अब अपन लोग ने एक चीज पढ़ी थी कि एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट है ये, सर्कल से बाहर है ये पॉइंट पी एल और एम, ये सारे सर्कल टैंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं। इन पॉइंट से टैंजेंट सर्कल की तरफ आ रहे हैं, मगर ये जो पॉइंट्स है वो सर्कल के बाहर है, यानी एक्सटर्नल पॉइंट्स हैं। तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी कि जो सारे टैंजेंट्स जो कि एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं, अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट से एक सर्कल में अगर हम टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो वो सारे टैंजेंट्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि मतलब कि एक पॉइंट से, यानी पी से कौन कौन से पॉइंट्स निकल रहे हैं, अपन देखो मैं यहां पर लिख देती हूं, टैंजेंट्स, टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल, आर इक्वल, यानी कि क्या होगा, अगर मैं पी पॉइंट से देखूं तो कितने टैंजेंट्स निकल रहे हैं मेरे, पी क्यू और पी टी, है ना। तो यानी मेरा पी क्यू और पी टी क्या होगा, बराबर होगा। पी क्यू और पी टी मेरा क्या होगा, बराबर होगा, यही है ना। इस पॉइंट से मेरे दो टैंजेंट्स निकले तो ये हमारा बराबर होगा। उसके बाद एल पॉइंट से देखते हैं, एल से कौन कौन से निकले हैं, एल क्यू और एल एन, तो एल क्यू और एल एन मेरा बराबर होगा। बचा क्या, एम, एम से देखेंगे तो एम एन और एम टी, एम एन और एम टी, ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है। तो ये तीनों आपस में मेरे क्या हो गए, इक्वल हो गए। ये तीनों मेरे आपस में नहीं, ये इक्वल हो गया आपस में, ये इक्वल आपस में, ये इक्वल आपस में, ओके। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पेरीमीटर निकालना है इस ट्रायंगल का, पीएलएम ट्रायंगल का निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। तो हम कहां से शुरू करेंगे, हम पी क्यू इज इक्वल्स टू पीटी से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखते हैं पी क्यू इज इक्वल्स टू पीटी से हम शुरुआत करते हैं, ओके। तो पी क्यू को मैं कैसे लिख सकती हूँ, अगर आप देखेंगे पी क्यू है तो वो किसके बराबर है, पी एल और एल क्यू के सम के बराबर है ना। इतने को और इतने को जोड़ के बन रहा है, या कि मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, पी एल प्लस एल क्यू, और पी टी को मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एम प्लस एम टी, है कि नहीं। एग्री करेंगे इस बात से, ठीक है। ध्यान से फिगर में देखिए, इतना लिख दिया, ओके। अब अपन क्या करेंगे, पी एल प्लस एल क्यू, एल क्यू किसके बराबर है, एल एन के बराबर है, तो हम यहाँ एल एन लिख देंगे। पी एल क्यू किसके बराबर है, एल एन के बराबर है। पी एम, अब पी एम जो है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे। एम टी जो है वो किसके बराबर है, यहां से देखिए एम एन के बराबर है, एम एन के बराबर है कि नहीं। हो गया इतना, अब इतना लिख लिया। अब हम करेंगे कि हमारा ट्रायंगल, हमें कौन से ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालना है, ट्रायंगल पी एल एम का। तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ट्रायंगल पीएलएम, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीएलएम क्या होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ दी साइड्स, सम ऑफ दी लेंथ ऑफ दी साइड्स। तो ट्रायंगल का पीएलएम अगर का है तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, पीएल प्लस एलएम प्लस एमपी, है ना। इसका सम, इसका सम, इसका सम, यही पेरीमीटर होता है कि नहीं। तो ये मेरा हो गया। अब यहां पर देखिए पीएल जो होता है, ठीक है, पीएल जो होता है हम उसको कैसे लिख सकते हैं, पीएल को हम कैसे लिख सकते हैं, तो पीएल ये आएगा, पीएल को हम पीएल ही लिखेंगे। एलएम को हम कैसे लिख सकते हैं, एल एन प्लस एन एम, देखिए एल एन प्लस एन एम लिख दिया, प्लस एमपी, हो गया, इतना हो गया। अब आप लोग देखिए कि ये जो मैंने लिखा है, अगर मैं इस ln को, ये जो मेरा ln है वो मेरा किसके बराबर है, LQ के बराबर है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर LQ रख के चलते हैं तो भी ओके है, पर यहाँ पर मैं ln को वापस से यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, LQ लिखूंगी। क्या लिखूंगी मैं यहाँ पर, LQ लिखूंगी, और यहाँ मैं लिखूंगी NM प्लस MP, ओके। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लोग ये देखिए
देखिए अब यहाँ पर आप ये देखिए कि हमारा जो ये इक्वेशन है पी एल प्लस एल एन बराबर पी एम प्लस एम एन, हमारे यहाँ पी एल प्लस एल क्यू है और एन एम प्लस एम पी है, यानी आप पी एम कुछ भी लिखें, इसको पी एम और एम एन लिख सकते हैं इसको, है कि नहीं। तो ये जो है हमारा किसके बराबर दिया है, पी एल प्लस एल एन के बराबर दिया है, पी एल प्लस एल एन के बराबर दिया। सॉरी बच्चों, एक छोटी सी गलती हो गई, ये जो है ना मेरा, इसको एल एन ही रखेंगे, इसको क्या रखेंगे, एल एन ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा तो कोई अंतर ही नहीं आएगा, तो मैं इस लाइन को ही हटा देती हूँ। ओके, तो देखिए एन एम और एम पी मेरा किसके बराबर दिया है, पी एल प्लस एल एन के बराबर दिया है, यानी मेरा ये पी एल प्लस एल एन ऑलरेडी है, और ये भी मेरा किसके बराबर है, इसके बराबर है पी एल प्लस एल एन के। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 पी एल प्लस एल एन, है कि नहीं। पी एल प्लस एल एन हमारे पास ऑलरेडी दिया है, एन एन एम प्लस एम पी जो है वो यहां से हमारा क्या दिया है, पी एल प्लस एल एन दिया है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, 2 पी एल प्लस एल एन, है ना। इसका मतलब ये मेरा कितना जाएगा, पी एल प्लस एल एन। अगर मैं देखूं तो पी एल मेरा क्या है, ये है, और एल एन मेरा क्या है, एल एन मेरा ये है, और एल एन को मैं एल क्यू, एल एन और एल क्यू के आपस में बराबर है, एल एन और एल क्यू क्या है, मेरे आपस में बराबर है, यानी अगर मैं यहाँ एल क्यू भी लिख दूं तो भी मेरा सेम ही रहेगा। तो पी एल प्लस एल क्यू क्या है मेरा, पी एल प्लस एल क्यू क्या है मेरा, पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 2 पी क्यू, और पी क्यू का कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 56 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर आ जाएगा। तो देखिए मैं आपको कंक्लूजन फिर से बता देती हूँ कि अपन ने ये सीखा है कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल की ओर जितने भी हम टैंजेंट्स खींचते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी कि अगर मैंने ये पी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैंने टैंजेंट इस सर्कल में ड्रॉ किया, तो कौन कौन से ड्रॉ किए मैंने, पी क्यू और पी टी, तो वो दोनों आपस में बराबर हो गए। एल से ड्रॉ किया तो एल क्यू और एल एम मेरे बराबर, एल एन इतना बराबर हो गया। एम जो है वो क्या होगा, एन एम एन और एम टी बराबर हो गए, ये हो गया पहली लाइन तो ये लिख दी। उसके बाद हमने स्टार्ट किया पी क्यू इज इक्वल्स टू पी टी से, तो पी क्यू इज इक्वल्स टू पी टी हो गया। पी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, पी एल प्लस एल क्यू लिख सकते हैं, लिख दिया। पी टी को हम क्या लिख सकते हैं, पी एम प्लस एम टी, हमने वो लिख दिया। पी एल प्लस एल क्यू, एल क्यू को मैंने एल एन लिख दिया। क्यों एल क्यू एल एन लिखा, एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी एल क्यू और एल एन क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से भी आप देख सकते हैं एल एन लिख दिया, पी एम लिख दिया, एम टी को हमने क्या लिख दिया, एम एन के बराबर लिख दिया। ठीक है, अब हम पेरीमीटर के उसमें आए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एल एम, वो क्या होता है हमारा, पी एल प्लस एल एम प्लस एम पी, वही लिख दिया। एल एम को मैं क्या लिख सकती हूँ, एल एन प्लस एन एम, मैंने वो लिख दिया। फिर क्या हुआ, एन एम प्लस पी एम हमारा क्या गिवन है, पी एल प्लस एल एन, तो ये यहाँ पर पी एम प्लस एल एन आ जाएगा, दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पी एल प्लस एल एन, ये आ जाएगा मेरा। पी एल प्लस एल एन, एल एन क्या है, किसके बराबर है, एल क्यू के बराबर है, यानी एल क्यू के बराबर है। और पी एल प्लस एल क्यू क्या है मेरा, पी क्यू है, तो मैंने पी क्यू को, इनका सम पी क्यू के बराबर है। पी क्यू का दिया है 28 सेंटीमीटर, 2 इंटू 28 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पी एल एम। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया बहुत अच्छे से, 2 से 3 बार मैंने आप लोग को ये कंक्लूड करवा दिया, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये आप लोग को बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि एक छोटी सी चीज है। देखो ये कितने क्वेश्चन है, 1 मार्क क्वेश्चन है। ये मार्कर बेटा क्या हो गया, इस मार्कर को इतना नाटक क्यों करता है ये। तो ये आपका क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये वाला ये आपका काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटी छोटी लाइन भी मैं आपको साथ में लिखवाती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ, ताकि आप लोग दूसरे टाइप के क्वेश्चंस भी अगर होंगे तो ये छोटी छोटी चीजों से आपके पूरा 1 मार्क आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप समझेंगे तो आपके दूसरे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोग आराम से कर पाएंगे। इसलिए साथ साथ में मैं वो सब चीजें भी आपको थोड़ा सा रिवाइज करवाती जा रही हूँ। ओके, चलिए अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 9th क्वेश्चन देखिए, इफ 2 tangents आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट। इसमें हमें फिगर नहीं दिया है, हमको इसका फिगर ड्रॉ करना है। तो आइए अपन सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए इसका फिगर कैसा बनेगा। सबसे पहले तो इफ 2 tangents आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री आर ड्रॉन टू अ सर्कल, यानी सर्कल हमें बनाना है सबसे पहले ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी ये मेरा सर्कल है। ठीक है, ये मेरा सर्कल है जिसका रेडियस मेरा 3 सेंटीमीटर का है। ओके, आर मेरा कितना है, 3 सेंटीमीटर का है। अब इसे हमें 2 टैंजेंट्स ड्रॉ करने हैं इस तरीके से कि इसके जो टैंजेंट्स जो है वो इंक्लाइंड होके 60 डिग्री में, यानी कि हम कुछ यहां से अगर हम मान लो टैंजेंट ड्रॉ करें, तो ये अगर ये मेरा एक टैंजेंट है,
ये मैंने मान लो एक टैंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। इस पी पॉइंट से मान लो मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ किया। ये आपका 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है। ये आपका कितना है, 60 डिग्री में इंक्लाइंड है। ये मान लो यहाँ पर टच कर रहा है। ये हमारा जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है, एम और एन है। ये हमारा 60 डिग्री का इंक्लिनेशन है। ओके, अब हमें क्या पता लगाना है, 3 सेंटीमीटर। देन फाइंड लेंथ ऑफ ईच टैंजेंट, यानी मुझे इन दोनों टैंजेंट्स जो है पी एम और पी एन, क्या निकालना है, इसका लेंथ निकालना है। इसका लेंथ निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले तो ये कि हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करके इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रेडियस ड्रॉ कर लूंगी। तो अपन ने ये चीज एक पढ़ा है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है उससे अगर हम रेडियस की तरफ लाइन खींचते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है, एम। एम से अगर हम रेडियस में की तरफ एक लाइन खींचते हैं तो हमेशा नॉर्मल होती है, यानी वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यानी अगर मैंने यहां से एक ड्रॉ किया लेंथ, अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, ये फिगर को मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। ये कैसे होगा, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये 60 डिग्री को इंक्लाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जब हमने ये भी मैंने आप लोग को बता दिया कि जब हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस की तरफ लाइन खींचते तो वो हमेशा क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल यानी 90 डिग्री। तो वो मैंने 90 डिग्री यहाँ पर बना दिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, टैंजेंट्स की लेंथ को फाइंड आउट करना है, यानी पी एम और पी एन की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, मैंने ओ और पी को ज्वाइन कर लिया। ओ और पी को मैंने ज्वाइन कर लिया। किस तरीके से ज्वाइन किया, इस तरीके से कि मैंने ओ और पी को मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया कि मैंने ये जो 60 डिग्री है ना उसको बाइसेक्ट कर दिया। इसका मतलब मैंने 30 डिग्री और 30 डिग्री में डिवाइड कर दिया और बीच से बाइसेक्ट कर दिया। ओके, तो ओ और पी ज्वाइन हो गया, 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री को मैंने बाइसेक्ट कर दिया। ओके, अब हमें क्या मिल गया, हमें दो राइट ट्रायंगल्स मिल गए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल मिल गया। कौन कौन सा, ओ एन पी और ओ एम पी, दो मिल गए। अब हम दोनों में से कोई सा भी उठा सकते हैं, ठीक है। एज यू नो, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टैंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होता है, इक्वल होता है। यानी पी एम और पी एन क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप कोई भी एक ट्रायंगल ले लो और उससे निकाल लो लेंथ, तो आपका सेम ही आएगा। तो मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया है, ओपीएन ट्रायंगल लिया है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, पीएन निकालना है। हमें क्या निकालना है, पीएन निकालना है। और ओएन हमारे पास दिया है, ओएन हमारे पास दिया है, इसका मतलब क्या है, हमें रेडियस दिया है, यानी ओएन हमारा रेडियस है। तो हमारे पास रेडियस दिया है, हमें निकालना है क्या, रेडियस दिया है। यानी कि हमारे पास इस ट्रायंगल के हिसाब से हमारे पास क्या दिया है, परपेंडिकुलर है ना। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है। तो हमें परपेंडिकुलर दिया है, परपेंडिकुलर दिया और हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। परपेंडिकुलर दिया और हमें क्या निकालना है, बेस दिया है। तो अब हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा आता है जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और बेस होता है। तो हमने देखा कि टैन थीटा में आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टैन थीटा, है ना। तो टैन थीटा यानी हमारे यहाँ थीटा क्या, 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री इज टैन 30 डिग्री और परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है, ओ एन, तो वो लिख दिया। बेस कितना है, पी एन है, तो पी एन लिख दिया, यानी एन पी जो भी आप कहें। टैन 30 डिग्री इज 1/√3 और ये क्या, ओ एन अपना कितना है, 3 सेंटीमीटर रेडियस है इसलिए, ठीक है। और ये एन पी आ गया, तो एन पी इज इक्वल्स टू 3√3 सेंटीमीटर। एन पी इधर गया, ये इधर गया, तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, 3√3 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर 9th क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है, चीजें अच्छी लग रही है, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर मैंने पहले भी आपको बोला कि मैं आपको सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन है करके सिर्फ आंसर लिखा दूं, ये कोई बात नहीं है। क्यों, इसीलिए क्योंकि आपको इसका सैंपल पेपर का क्वेश्चन भी उन लोगों ने मार्किंग स्कीम में दिया हुआ है। सोल्यूशन सिर्फ, आंसर लिखा, कोई रीजन उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। तो वो बताना कैसे करा है, वो सब समझाना काम मैंने अपने ऊपर लिया है। मैं आप लोग को सारी चीजें बता रही हूँ कैसे करना है। इस टाइप के दूसरे क्वेश्चंस आएंगे तो भी आप उन चीजों को कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ आपको बिल्कुल रीजन के साथ सारी चीजें बता रही हूँ। क्योंकि है तो ये सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन। अच्छा, ये तो मैं इसको अभी 1 सेकंड में इतना टैन 30 निकाल के कर सकती थी सॉल्व, पर मैंने टाइम लेकर पूरी चीजें समझाई है ताकि आप लोग दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकें अच्छे से। तो अगर आपको ये मेहनत छोटी सी मेरी पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं आराम से। साइंस का भी आपका सैंपल पेपर चल रहा है, सर आपको करवा रहे हैं। एक पार्ट हो चुका है, बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट भी आएगा। तो आप एकदम अच्छे से लगे रहो, बोर्ड के एग्जाम की तैयारी पूरी तरीके से अच्छे से हम लोग यहाँ पर आपको करवा देंगे।
बस आपको क्या करना है, हम लोग के साथ जुड़े रहना है, इस चैनल के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को लाइक करना है, सारे वीडियोस को देखना है जो भी आपके सिलेबस के हैं, और बस इतना ही। आपके ज़रूर अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। जिसने भी हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, शुरू अकेडमी ऑफिशियल नाम से। वहाँ पर आपको सारे क्विजेस मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे, सारे अपडेट्स मिलेंगे, सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे, सारी चीज़ें मिलेंगी। ओके, ज़्यादा बोल दिया। ये सब तो बताना पड़ेगा ना, आप लोगों को बोर्ड एग्जाम है तो बताना तो पड़ेगा। चलो अब हम लोग 10th क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए 9th क्वेश्चन का और पार्ट है। PQ इज अ tangent टू अ सर्कल विद सेंटर O at point P. If triangle OPQ is an isosceles triangle, then find angle OQP. तो आपको इसमें फिगर नहीं दिया था, आपको फिगर ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि देखिए P मैंने एक सर्कल बनाया, PQ एक टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है, टैंजेंट ड्रॉ कर दिया, इसको सेंटर से मैंने जोड़ दिया, सेंटर से जोड़ दिया यानी रेडियस से, यानी ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से रेडियस सेंटर की तरफ जो हम खींचते हैं लाइन, वो क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो ये आपका 90 डिग्री फॉर्म हो गया, ठीक है। इफ ट्रायंगल OPQ, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो हमको एंगल OQP निकालना है, यानी कि हमें ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है, ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो हम लोग ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहली बात तो ये कि क्योंकि ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दो साइड्स इक्वल होते हैं और दो एंगल्स इक्वल होती है ना, वो दो साइड्स और उनके एंगल्स जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये तो आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। यानी अपना बचा क्या, एंगल PQR और एंगल POQ, O और Q, ये दोनों एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और अपन को क्या निकालना है, एंगल OQP निकालना है, यानी यही एंगल निकाला और ये दोनों एंगल बराबर है, यानी आप कोई सा भी निकालो सेम आएगा। तो एज यू ऑल नो कि जो हमारे ट्रायंगल होती है उसकी सारे एंगल्स की जो सम होती है वो 180 डिग्री होती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि इन अ ट्रायंगल सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो अपन पढ़ चुके हैं ना, सारे एंगल्स की जो सारे ट्रायंगल्स, जो भी ट्रायंगल्स होते हैं उसमें सारे एंगल्स जो होते हैं तीनों, उनका सब 180 डिग्री होता है। तो वही मैंने लिखा। तो हमारा जो ट्रायंगल है POQ में, उसमें क्या हो जाएगा, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q हमारा 180 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल P हमारा क्या दिया है, 90 डिग्री, तो मैंने वो 90 डिग्री लिख लिया। उसके बाद अब मैंने बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से एंगल Q और एंगल O क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो इसलिए मैंने एंगल Q को भी यहाँ O लिख दिया, ठीक है। एंगल Q और एंगल Q भी आप लिख सकते हैं, एंगल O भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो। तो मैंने एंगल O लिखा, तो एंगल O गया 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये 2 एंगल O इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 एंगल O बचा 180 डिग्री। यहाँ पर मैं लेके गई, ये मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस 90 डिग्री आएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो आपका एंगल O जो है वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री अपॉन 2 दैट इज 45 डिग्री। सो दिस इज 45 डिग्री, दिस इज 45 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री एंड होल सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज योर क्वेश्चन। अपन को क्या निकलता है, एंगल OQP। तो एंगल OQP अपना कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। क्या आ गया अपना, 45 डिग्री आ गया। तो ये था अपना 9th क्वेश्चन। ओके, अब हम लोग देखेंगे कौन सा, हमारा 10th क्वेश्चन देखेंगे। 10th क्वेश्चन आप इसको नोट डाउन कर लो। तो देखिए 10th क्वेश्चन, अब देखिए क्या लिखा है। इन triangle ABC and DE in triangle ABC, D and E are points on AB and AC respectively such that DE is parallel to BC. If AE is equals to 2 cm, 3 cm AD होता है, AD दिया है, BD is equals to 4.5 cm, then find CE। तो सबसे पहले तो एक फिगर ड्रॉ करना है, तो मैंने वो फिगर ड्रॉ कर दिया। आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्या हो जाएगा, ट्रायंगल बनाया एक, ठीक है, और क्या बोला था कि AB और AC में, AB और AC में पॉइंट्स हैं D और E। D और E मैंने ड्रॉ कर दिया और इस तरीके से हैं कि जो D और E है, अगर हम इसको ज्वाइन करें तो DE जो है BC के क्या है, पैरेलल है, ठीक है। फिर इनके लेंथ दिए हैं, वो मैंने लिख दिया है, AE 2 सेंटीमीटर, AD 3 सेंटीमीटर, BD 4.5 सेंटीमीटर, ये मैंने कर दिया। अपन को क्या फाइंड करना है, CE। ये CE जो है अपन को फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिखा है जो अपन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुका है अपन ने, ये देखिए
If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, then the other two sides are divided in the same ratio. बाप रे, इतना बड़ा लिखा क्या है? तो देखिए, लिखा ये है कि अगर कोई लाइन है एक ट्रायंगल में, अगर कोई एक ऐसी लाइन है जो एक कोई भी जो हमारे जो ट्रायंगल है उसमें कितने साइड्स होते हैं? 3 साइड्स होते हैं. तो उन 3 साइड्स में से कोई भी एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं हम, जैसे यहाँ पर हमारा क्या लाइन ड्रॉ हुआ है? डीई. तो ये जो डीई है वो किसके पैरेलल है? कौन से साइड के पैरेलल है? बीसी के पैरेलल है ना. बीसी क्या है? इस ट्रायंगल का एबीसी का एक साइड है. तो एबीसी साइड ट्रायंगल का एक साइड के पैरेलल हमारे पास एक लाइन ड्रॉ हो चुका है. ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? और फिर ये लिखा है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct point. तो अगर ये जो लाइन है वो पैरेलल हमने जो खींची है तो वो जो साइड ऑफ द ट्रायंगल है उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है ना. मतलब अपना डीई अपन ने पैरेलल किया, ड्रॉ किया पैरेलल. तो ये जो ट्रायंगल है उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट में ये क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है. यानी ये जो लाइन है यहाँ पर ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है डी पर, और ए सी को कहाँ पर कर रही है? ई पर. तो ये हो गया. फिर लिखा है देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. इसका मतलब कि ये जो रेशियो, मतलब ये जो लाइन है इसने वो साइड को वो सेम रेशियो जो है उसमें डिवाइड करेगी. यानी ए डी और डी बी का जो रेशियो होगा लेंथ का वो इक्वल होगा, और ए ई और ए सी का जो होगा वो इक्वल होगा. यानी कि ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी. समझ रहे हैं आप? अगर एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं पैरेलल किसी ट्रायंगल के एक साइड से, तो वो जो लाइन ने जिस ट्रायंगल उस ट्रायंगल को जहां पर इंटरसेक्ट किया है तो दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा. जैसे इसने अगर यहाँ पर इंटरसेक्ट किया तो ये जो ए सी है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, ए ई और ई सी में, और डी ने ए डी और बी डी में 2 में ब्रेक कर दिया है कि नहीं. तो जो 2 ब्रेक हुए हैं उन दोनों का आपस में जो रेशियो होगा वो बराबर होगा. यानी ए डी और बीडी का जो रेशियो है वही एई और ईसी का भी होगा. ठीक है, तो वही हम लिखने जा रहे हैं. तो देखिए वही चीज मैंने लिख दी है कि इन ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी. ओके, अब फिर अपन ने इसका जो लेंथ गिवन है वो सारे डाल दिए. ए डी 3 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 अपॉन ई सी. ये आ गया आपका. तो ई सी अपन ने इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया. तो ई सी आपका क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया. ठीक है, ई सी आपका क्या आ गया? 3 सेंटीमीटर आ गया. तो मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि क्यों ऐसा है. तो ये सारी चीजें आपको आगे दूसरे पैटर्न के क्वेश्चंस में भी समझ में आ जाएगा. ओके, सो दिस वाज योर 10th क्वेश्चन. तो आई होप आपको ये भी अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए. ठीक है, आप लोग भूल जाते हो और प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए. अभी करो. आप लोग भूल जाते हो ना. ठीक है, मैं आप लोग को याद दिलाती हूँ. आप लोग अभी लाइक कर दो वीडियो. एक सेकेंड लगेगा बस. वीडियो लाइक कर दीजिए प्लीज. चलो, आई होप आपने लाइक कर दिया होगा. तो बस आज के लिए इतना ही. ठीक है, आज अपन ने 6 to 10 किए. पार्ट 1 में अपन ने 1 to 5 क्वेश्चंस किए थे. सेकंड पार्ट में अपन ने 6 to 10 किए. अपन ने नेक्स्ट पार्ट में 11 से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग.